ॐ मृत्युञ्जयं महारुद्रं त्राहि मां शरणागतम्। जन्ममृत्युजराव्याधि पीडितं कर्मबन्धने। हर हर महादेव, जय श्री राम। हाल ही में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें यूपीएससी के 3 आवेदक छात्र चल बसे। राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जो गैर कानूनी लाइब्रेरी चल रही थी, उसमें 30 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से बारिश का पानी बेसमेंट में जा घुसा, जिसका मुख्य कारण था कि वहां के नालों की सफाई नहीं हुई थी। और 24 जून को भी एक छात्रा ने इसकी कंप्लेंट की थी, पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं थी। उसके लेटर को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है। जो आईएएस के आवेदक छात्र थे, उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की थी कि पानी घुटनों तक आता है, जैसे तैसे वो वहां पर पढ़ते थे, क्योंकि बच्चों पे दबाव होता है। जब भी कोई बच्चा अपने परिवार से ग्रेजुएशन पूरी कर लेता, तो उसके बाद हर पेरेंट्स को यह आशा रहती है कि कुछ ना कुछ ये नौकरी करेगा या कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा या बिजनेस में हमारा हाथ बटाएगा। पर कुछ बच्चे होते हैं, उनके कुछ सपने होते हैं कुछ बड़ा करने की, तो वो फिर सपने देखते हैं। ऐसे में जो शिक्षा का व्यवसायीकरण करने वाले बहुत बड़े बड़े दलाल हैं, माफिया हैं, वो बच्चों को झूठे सपने दिखाकर उनको गुमराह करते हैं, उनके पैसे लूट लेते हैं। और ये कई कोचिंग संस्थानों का भी मार्केटिंग करने का काम करते हैं। वहां से इन्हें कुछ ना कुछ कमीशन आती है और यह प्रथा लगातार देश में बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार में भारत का जो स्थान है वो बढ़ता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी सफल और सार्थक प्रयास नहीं है, क्योंकि अगर देश का व्यक्ति शिक्षित होगा तो फिर इन राजनेताओं का क्या होगा, पॉलिटिक्स का क्या होगा। ये धर्म के नाम पे जो ये दुनिया भर के अंधविश्वासी पाखंडी लोग निकल कर आ रहे हैं, इनका क्या होगा। तो शिक्षा पर हर विद्यार्थी का अधिकार है। मैं अपने जीवन का एक छोटा सा एनेक्डोट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो इस घटना से आगे जाकर कनेक्ट होगा। जब मेरी उम्र लगभग 19 वर्ष थी, तो उस समय मैं कुछ डॉक्यूमेंट एक कंप्यूटर शॉप पे टाइपिंग करवाने के उद्देश्य से ले गया। तो वहां पर मैंने एक व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति की टाइपिंग स्पीड 1 मिनट में लगभग 120 या 125 वर्ड प्रति मिनट थी, शब्द प्रति मिनट थी। उसकी इस प्रतिभा और स्किल को देखकर मैं काफी प्रभावित हुआ और मैंने यह निश्चय कर लिया, पूरी तरह से मन बना लिया कि मुझे भी इस व्यक्ति की तरह अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है और उस व्यक्ति से वह कला और उसकी स्पीड की जो टेक्निकल जानकारी है वह सीखनी है, कि किस प्रकार उसने अभ्यास करके और किन किन बातों को ध्यान में रखकर अपनी स्पीड को इतना अच्छा किया कि उससे हर कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। और मैं भी यह करना चाहता था, ताकि लोग भी मुझे देखें और वो भी मेरी टाइपिंग स्पीड से प्रभावित हों। लेकिन जब मैं उस व्यक्ति के पास टाइपिंग सीखकर उसका एक्सपर्ट बनने के लिए गया, तो उस व्यक्ति ने मुझे अपनी जगह एक दूसरी मैडम के पास कंप्यूटर शॉप पे भेज दिया। वो मैडम बहुत सारे बच्चों को टाइपिंग सिखाती थी और फिर मुझे यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने उस मैडम के पास 1-2 महीने रहकर अपनी टाइपिंग दुरुस्त की। पर मुझे इस बात का बाद में बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं तो उस व्यक्ति
से सीखना चाहता था और उसने मुझे किसी और के पास भेज दिया। तो ऐसा ही हाल इन यूपीएससी स्टूडेंटों का है, जहाँ पे 1200 सीटें होती हैं और लगभग प्रति साल 13-14 लाख बच्चे आवेदन करते हैं। अब ये तो है नहीं कि इन कोचिंग संस्थानों के आ जाने से यूपीएससी अपनी सीटें बढ़ा देगा या कम कर देगा। तो हर यूपीएससी आवेदक विद्यार्थी विकास, दिव्या कीर्ति और ओझा जी को सोशल मीडिया के माध्यम से देखकर यह सोचता है, हम जब दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो हमें भी विकास, दिव्या कीर्ति और ओझा जी पढ़ाएंगे। पर वहां जाकर पता चलता है कि इन व्यक्तियों ने 6 साल से या 2-3 साल से किसी को नहीं पढ़ाया। ये खाली एक मार्केटिंग करते हैं, पर इनकी जगह वहां कोई और पढ़ा रहा होता है। तो इस तरह से कई छात्रों का मनोबल टूट जाता है, लेकिन अपने घर से वहां आकर वो सोचते हैं कि चलो अब हमें किसी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, कोई ताने सुनने को नहीं मिलेंगे फैमिली का, रिश्तेदारों का, और किसी का कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं चलेगा और हमें पूरी तरह से एकाग्रता मिलेगी, क्योंकि हमारे जैसे ही जो और विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ पढ़ रहे हैं। तो एक से भली दो बातें हमें सीखने को मिलेंगी और हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। तो जब अपने जैसे ही बहुत सारे आवेदक विद्यार्थियों को ये वहां पर देखते हैं तो इनको पूरी तरह पुष्टि हो जाती है और इनका मन लग जाता है। तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति शिकायत नहीं कर पाता। जबकि वहां पे पहले भी बरसात में कई घुटनों तक पानी भरा है। अब इस चीज में सबसे बड़ा दोषी कौन है? शासन प्रशासन है, एमसीडी है, या दिल्ली की सरकार है? तो दोषी तो सारे ही हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार है। क्योंकि जो हमारी शिक्षा है उसका बहुत बुरा हाल है। सरकारी स्कूलों में जो टीचर होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। कई व्यक्ति ड्यूटी पे जाते ही नहीं, अपनी जगह दूसरे टीचरों को रख लेते हैं। कई व्यक्ति हैं जो उनके कई पीढ़ियां हैं, अपने रिश्तेदारों को वो भर्ती करवा देते थे और उनको यहाँ तक ये भी नहीं पता होता कि हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। बनाए हुए हैं ऐसे ऐसे टीचर। और प्राइवेट स्कूलों में भी जो शिक्षा का स्तर है उसमें भी जो सिलेबस है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पुराने समय में जो सिलेबस होता था वो इतना स्ट्रांग होता था कि 8वीं और 10वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति जो होता था उसकी भी कई कई फैक्ट्रियां होती थी, उसको एक अच्छी नॉलेज होती थी। शिक्षा का जो स्तर था वो अच्छा था कि पुराने समय में जो गुरु होते थे वो अच्छे होते थे। शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं था। वो जो विद्यार्थी थे उनको कस कर रखते थे और जो सब्जेक्ट उन्होंने एक बार पढ़ लिया तो सिलेबस उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता था। पर आज तो शिक्षा को तोड़ मरोड़ कर इतना आसान बना दिया गया है कि बच्चों को कोचिंग सेंटरों में जाकर पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। सपोज डेट अगर किसी ने समाज शास्त्र में बीए करा है तो उसको क्या जरूरत है कि वो कोचिंग सेंटरों में जाकर इन लोगों से समाज शास्त्र पढ़े? और वहां पर ये लोग तो पढ़ाते नहीं, ये तो खाली मार्केटिंग करते हैं। और भी जो सैकड़ों सेंटर चल रहे हैं वो भी इन्हीं की वजह से चल रहे हैं, क्योंकि ये मार्केटिंग करते हैं और वो लोग इनको कुछ ना कुछ कमीशन देते हैं। तो शिक्षा का इन्होंने व्यवसायीकरण कर दिया है। ये सब लोग चोर चोर मोसेरे भाई हैं। तो जो ये धन कमाने की लालसा है, ये लोभ है, एक एक कोचिंग संस्थान एक एक साल में लगभग 400-500 करोड़ रुपए कमाता है। एक एक विद्यार्थी इनको 2.5 से 3 लाख रुपए देता है। अब इनका फर्ज बनता है कि इस बड़ी दुर्घटना से, इस दुख की घड़ी में, जो भी 3 बच्चे बेसमेंट में पानी बढ़ जाने के कारण आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो गए, और इससे 1 सप्ताह पहले जो बच्चा बिजली की तारों के करंट के कारण जिसके समय पर आकस्मिक मृत्यु हो गई, उसके परिवार को भी लगभग
ये लोग जुर्माने के तौर पर 10-10 करोड़ रुपए दें। इस पैसे से कुछ हद तक उनकी आर्थिक क्षति पूरी हो जाएगी, पर फिर भी उन माँ बापों का दुख कम नहीं होगा जिन्होंने अपने बच्चों को 25, 28, 30 साल पाला है। और इन लोगों पर लगभग जितने भी दोषी हैं, या तो इन पर लगभग 100-100 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए, या इन व्यक्तियों को 10 साल की कानूनी सजा होनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति भविष्य में इस तरह से बच्चों की मौत का सौदागर ना बन सके, शिक्षा का व्यवसायीकरण ना करा सके। तो कम से कम 10 साल की जेल तो होनी चाहिए अगर ये 100 करोड़ का जुर्माना सरकार को नहीं भरते। पर इसमें खुद सरकार दोषी है, शासन प्रशासन मिला हुआ है, एमसीडी मिला हुआ है। क्यों किसी कोचिंग संस्थान में एक ही एग्जिट है? क्यों वहां पर बहुत सारे तारों का गुच्छा है? क्यों छात्र छात्राएं 2 बाय 2 मीटर के केबिनों में रह रहे हैं और उनका 10.5-10 हजार रेंट भर रहे हैं और बिजली का बिल अलग से भर रहे हैं? इसमें सारे दोषी हैं, चाहे वो पीजी माफिया हो, चाहे वो कोचिंग माफिया हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो सरकार हो। इन सबको अपनी करनी पर शर्म आनी चाहिए। और न्यूज चैनल इन लोगों को, जो ये शिक्षा के दलाल हैं, जो माफिया हैं, इन लोगों को आध्यात्मिक व्यक्ति भी बताते हैं। प्रचार करना जो होता है वो झूठे लोग करते हैं, अच्छे लोगों का काम नहीं होता प्रचार करना, इसमें आना। बहुत सारे मीडिया के चैनल भी वहां पर जा रहे हैं और रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आज तक ये मीडिया वाले कहाँ सो रहे थे? ये लोग भी अपनी खाना पूर्ति करने के लिए जा रहे हैं, वो भी वहां पर किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे। आज से पहले जब यूपीएससी आवेदक विद्यार्थियों ने इस बात की शिकायत की कि वहां पर पानी बढ़ता है, बहुत सारे तार लटके हुए हैं, पीजी का रेंट डबल लिया जा रहा है, बेसमेंट में अवैध लाइब्रेरी बनी हुई है। एक एक यूपीएससी कोचिंग संस्थान में 600, 800, हजार बच्चे एक समय में पढ़ रहे हैं। ऐसे में कहीं आग लग जाए तो क्या होगा? पिछले साल भी 2023 में मुखर्जी नगर में ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें खुद अवध ओझा किसी इंटरव्यू में बता रहे थे कि 60 से ज्यादा यूपीएससी आवेदक विद्यार्थी घायल हो गए थे। तो विद्यार्थियों को इन लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं, कितने बच्चे उसमें निकलते हैं। तो शिक्षा का कहीं ना कहीं, शिक्षा के ऊपर ये भी भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि शिक्षा के स्तर को देश में अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। सरकारी स्कूलों में जो हैं अच्छे शिक्षक लाए जाएं, और शिक्षा का जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसको इतना मजबूत और विकसित किया जाए ताकि किसी भी बच्चे को ऐसे कोचिंग संस्थानों में जाने की आवश्यकता ही ना हो। हर शिक्षक जो हो वो अपने आप में योग्य हो, वो भ्रष्टाचारी ना हो, वो धन का लोभी ना हो, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना ना हो। अब जो ये लोग हैं वो किसी भी तरह से मामले को दबाने की कोशिश करेंगे, 10-11 लाख रुपए का हर्जाना देकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे, और फिर से यह कहावत सच कर देंगे कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। फिर वही घटनाएं होंगी, क्योंकि इसमें एमसीडी हो, चाहे जो लोकल वहां का शासन प्रशासन है, सब ने घूस खाई हुई है, सब आपस में मिले हुए होते हैं। मामले को कुछ दिनों में या 1-2 महीने में पूरी तरह से दबा दिया जाएगा, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी, और फिर से इस तरह की घूसखोरी, रिश्वतखोरी और बच्चों के लिए मौत के घर तैयार किए जाएंगे। तो सभी से यही अनुरोध है कि इस घटना को भूले ना, इन लोगों को कम से कम 10 साल की सजा दें, या तो हर दोषी के ऊपर 100 करोड़ का जुर्माना लगाएं, ताकि इनको इनकी नानी याद आए और भविष्य में ये एक उदाहरण बने। आज से लगभग 70-75 साल पहले
चाइना और भारत की अर्थव्यवस्था एक ही स्तर पर थी, पर आज चाइना हमसे टेक्नोलॉजी में, शिक्षा के हर क्षेत्र में कितना आगे है। वो टेक्नोलॉजी का पूरा हब बन चुका है। और जो भारत है, भारत में इसी चीज को प्रमोट किया जा रहा है। हर माँ बाप अपने बच्चे को, चाहे वो बालिका हो चाहे वो बालक हो, हर किसी का यही सपना है कि मेरा बच्चा यूपीएससी क्रैक करे और आईएएस ऑफिसर बने। पिक्चरों में भी यही दिखाया जा रहा है। जो भी हमारे घर में कोई अखबार आता है, उसका जो फ्रंट पृष्ठ होता है उस पर इन्हीं का एड चला रहता है। न्यूज में, फिल्मों में, हर जगह इन्हीं को दिखाया जाता है, जैसे इनके अलावा और कोई दूसरी नौकरी हो ही ना। तो किस तरह से युवा पीढ़ी का पूरी तरह से ये लोग माइंड वॉश करते हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि जिस बच्चे को आईएएस क्रैक करनी होती है, वह अपनी मेहनत, दृढ़ निश्चय और संकल्प के बल पर किसी ना किसी तरह से आईएएस का एग्जाम, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, अपनी ईमानदारी से निकाल ही देता है। इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे गोविंद जायसवाल का उदाहरण है, जिनके पिता एक रिक्शा चालक हैं और जिन्होंने अपने जीवन में ना जाने कितनी विपदाओं का सामना करा। उस व्यक्ति ने आईएएस क्रैक किया। और हो सके तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो विस्तार से बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि जो मेहनती बच्चे होते हैं वो अपने दम पर आईएएस क्रैक कर ही देते हैं, और जो ये भेड़ चाल है वो इन लोगों का शिकार बन जाती है। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो प्रीलिम्स निकाल देते हैं, मेंस निकाल देते हैं, पर इंटरव्यू में ये लोग उनको पैसों का झांसा देकर अपने इंस्टीट्यूट से एक वीडियो बनाकर और लोगों को पूरी तरह से यह दिखाते हैं कि ये बच्चा हमारे पास पढ़ता था। वो बच्चे कितने कितने गरीब होते हैं, वो इनकी फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते, पर जो उनके माँ बापों ने एजुकेशन लोन लिया है, जो इधर उधर से लोन लिया है, उसकी रिकवरी के रूप में वो इन लोगों से कुछ पैसा ले लेते हैं और वीडियो भी बना देते हैं। पर ये लोग उन वीडियो का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे यही उम्मीद और आशा करता हूं कि ऐसा शिक्षा का व्यवसायीकरण करने वाले दलालों और माफियों से बचकर रहें, क्योंकि ये लोग गुरु कहलाने के भी लायक नहीं है। जय श्री राम।